सुप्रभात बच्चों। आज हम आरोह में से अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जामुन का पेड़। लेखक कृष्णचंद्र। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। आईने के सामने। कृष्णचंद्र जन्म सन 1914, पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरांवाला। प्रमुख रचनाएं: एक गिरजाए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, कहानी संग्रह, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलन समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे, उपन्यास। सम्मान: साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार। मृत्यु सन 1977। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी की विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। अब कहानी के बारे में थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ें तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। बच्चों, आपने कक्षा 10वीं में एक कहानी पढ़ी होगी, जॉर्ज पंचम की नाक, जिसमें सरकारी कार्यालय के कामकाज की रीति नीति के बारे में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से लेखक ने वर्णन किया था। हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति की जान से ज़्यादा परवाह हमारे देश की नाक की रहती है और जो सरकारी लोग होते हैं वो अपनी ही गति से काम करते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति उनकी इस कामचोरी से कितनी परेशानी के दौर से गुजर रहा है और उसके ऊपर क्या बीत रही है। ये कहानी भी एक हास्य व्यंग की कहानी है, जिसमें हंसते हंसते व्यंग करते हुए कृष्णचंद्र ने हमारी यहाँ की सरकारी कामकाज की नीति और लोगों की संवेदनहीनता पर व्यंग कसा है। वो कहते हैं कि आधुनिक होते होते हम पूरी तरह से संवेदनहीन हो गए। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से सचिवालय के लॉन में एक पेड़ गिरता है। ये पेड़ जामुन का पेड़ है, आंधी तूफान की वजह से गिर गया, जिसके नीचे एक आदमी दब जाता है। अगले दिन सुबह जब दफ्तर के सब लोग आते हैं तो माली और चपरासी सोचते हैं कि पेड़ को हटाया जाए और आदमी को निकाला जाए, लेकिन दफ्तर के बाबू लोग इसे एक मुद्दा बना लेते हैं, इसकी एक फ़ाइल तैयार करते हैं और किस तरह से ये फ़ाइल एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे से तीसरे विभाग में जाती रहती है। काम ना करने की प्रवृत्ति या टालने की प्रवृत्ति कैसे अंत में उस व्यक्ति की जान ले लेती है, हम इस कहानी में देखेंगे। आइए, कहानी की शुरुआत में लेखक कह रहे हैं कि रात में एक बड़ा ज़ोर का झक्कड़ चला, यानी आंधी तूफान आया। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर गया। सवेरे ने जब उसने माली ने देखा तो पता चला कि नीचे एक आदमी भी दबा हुआ है। माली चपरासी के पास जाता है, चपरासी क्लर्क के पास, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट बाहर आकर आदमी को देखने लगता है। भीड़ जमा हो जाती है। लोग कहते हैं कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। जब जामुन का मौसम आता था तो मैं झोली भरकर जामुन अपने घर ले जाता था,
बच्चे बहुत खुश होकर खाते थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि कहानी की शुरुआत में ही लेखक ने इस ओर इशारा कर दिया है कि लोग कितने संवेदनहीन हैं। नीचे जो आदमी दबा पड़ा है उसके लिए उनके पास सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं है। उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे, वो केवल अपने स्वार्थी मानसिकता यानी अपने जामुन के बारे में सोच रहे हैं कि आने वाले जामुन के दिनों में उन्हें जामुन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अब एक दूसरे से इशारा करके वो लोग पूछते हैं कि इस व्यक्ति का क्या हुआ होगा, क्या ये मर गया क्या जिसके ऊपर जामुन का पेड़ गिरा है। तो नीचे जो आदमी दबा हुआ है बड़ी मुश्किल से कराहते हुए कहता है, नहीं मैं जिंदा हूँ। तो माली कहता है कि चलो हम जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी कहता है कि पेड़ तो बहुत भारी है। इस तरह से माली कहता है कि ठीक है, हम बहुत सारे लोग हैं, मिलजुल कर पेड़ को उठा लेंगे। लेकिन सुप्रिटेंडेंट उन्हें मना करता है। वो कहता है कि मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछूंगा। इस तरह से अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, सब एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि क्या उस दबे हुए आदमी को निकाल लेना चाहिए। उस आदमी की एक फाइल बन जाती है और इसी में ही आधा दिन बीत जाता है। दोपहर के खाने के बाद उस आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसको हम खुद ही निकाल लें। लेकिन तभी सुप्रिटेंडेंट फाइल लेकर बाहर आता है और कहता है कि हम लोग इसे नहीं निकालेंगे, ये हमारा मामला नहीं है। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है, और ये जो पेड़ है ये तो कृषि विभाग के नीचे आता है, इसलिए ये कृषि विभाग वाले ही फैसला लेंगे कि उन्हें क्या करना है। जब कृषि विभाग वालों के पास ये फाइल गई तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये जो पेड़ है वो व्यापार विभाग के लॉन में गिरी है, इसलिए फैसला वो लेंगे। तो उसके बाद फिर से व्यापार विभाग वापस कृषि विभाग को भेज देता है। वो कहता है क्योंकि ये पेड़ का मामला है तो आप ही देखो। इस तरह से अगले दिन शाम हो जाती है। फिर ये कृषि विभाग वाले कहते हैं कि क्योंकि ये एक फलदार पेड़ है, तो ये जो मामला है इसलिए इसको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। अब क्या किया गया कि रात हो गई अगले दिन, तो अब उसके पास एक पुलिस कांस्टेबल तैनात कर दिया गया ताकि कुछ मनचले लोग कहीं रात को कानून अपने हाथ में ना ले ले, यानी उस पेड़ को ना हटा दे। माली रात को आता है और उस दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाता है और उसे सांत्वना देता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक कुछ फैसला हो जाएगा। माली पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहता है कि अच्छा हुआ ये तुम्हारा जो तना है ये कूले पे गिरा है, अगर कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। फिर उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारे घर परिवार में कोई और है। दबा हुआ आदमी कहता है मैं तो लावारिस हूँ। अब तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि पेड़ बचाओ अभियान चल रहा है। अब क्या किया जाए। तो इस पर लोग आपस में, जो मनचले लोग खड़े थे, उन्होंने ये फैसला लिया तो पेड़ को तो काट नहीं सकते, क्यों ना इस आदमी को ही काट दे, आधा इधर से और आधा इधर से निकाल लेते हैं। इसमें आदमी ने कहा कि इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। तो वहाँ पर खड़े युवकों ने कहा कि अब तो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने बहुत तरक्की कर ली है, कितनी अच्छी अच्छी प्लास्टिक सर्जरी हो जाती हैं, तो हम क्यों ना इसकी फ़ाइल जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज देते हैं कि क्या ऐसा करना संभव है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में फ़ाइल जाती है और वहाँ से जवाब आता है कि बिल्कुल संभव है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आदमी बचेगा। यानी हम इसको काट कर निकाल देंगे, प्लास्टिक सर्जरी भी कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि ऑपरेशन असफल हो जाए। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डाली और उसको बताया कि तुम्हारा मामला अब ऊपर चला गया है, अब सबकी मीटिंग होगी, उम्मीद है तुम्हारा काम हो जाएगा। तो दबा हुआ आदमी कहता है ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो माली ने अचंभे से कहा कि क्या तुम शायर हो। वो कहता है हाँ मैं शायर हूँ। अगले दिन सुबह माली चपरासी को बताता है, चपरासी क्लर्क को, क्लर्क सुप्रिटेंडेंट को, और इस तरह से पूरे शहर में ये चर्चा फैल जाती है। अब उसकी जो फाइल होती है वो साहित्य विभाग में भेज दी जाती है।
जब कल्चरल डिपार्टमेंट में ये फाइल जाती है तो इस साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। साहित्य अकादमी का जो सेक्रेटरी है वो दबे हुए आदमी के पास इंटरव्यू लेने आता है। उससे पूछता है कि तुम क्या कवि हो? वो कहता है हाँ मैं कवि हूँ। तुमने क्या रचना लिखी? वो कहता है ओस के फूल। तो कहता है कि अरे ओस के फूल का कवि और हमारी साहित्य अकादमी का मेंबर नहीं, ये तो बहुत ही बुरी बात हुई, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तो वो दबा हुआ आदमी कहता है कि और कुछ मत कीजिए, मुझे पेड़ के नीचे मैं दबा हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। वो कहता है ठीक है, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। दूसरे दिन सेक्रेटरी फिर आता है कवि के पास और उसको कहता है कि मुबारक हो, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे अभी मेंबरशिप के बारे में जानने में कोई रुचि नहीं है, आप सिर्फ मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। अब उसकी आंखों से लग रहा था कि बहुत दिनों से वो बहुत दुख और पीड़ा में है। तो सेक्रेटरी ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, जहाँ तक और जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा भी दिलवा दूंगा। तो वो दबा हुआ आदमी कहता है लेकिन मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, बस मुझे ज़िंदा रखो। फिर वो कहता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कोई कलम से संबंधित है, कुल्हाड़ी से नहीं, इसलिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुम्हारी फाइल हमने बनाकर भेज दी है। कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आएंगे और पेड़ काट कर तुम्हें निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसको पेड़ को काटने के लिए आए तो तुरंत हुक्म आ गया कि इसको पेड़ को नहीं काट सकते, क्योंकि ये मामला विदेश विभाग से संबंधित है। 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने ये पेड़ लगाया था। अगर हमने इस पेड़ को काट दिया तो पिटोनिया देश के साथ हमारे संबंधों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब देखिए ये कहानी जॉर्ज पंचम की नाक से कितनी मिलती जुलती है, जहाँ पर जब ब्रिटेन की महारानी भारत के दौरे पर आती है तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की टूटी हुई नाक अगर उन्होंने देख ली तो हमारे देश की नाक कट जाएगी। इस तरह की पंक्तियाँ उसमें भी लिखी हुई थी और एक जिंदा आदमी की नाक लगाकर देश की नाक को बचाया गया था। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आदमी की जान का बलिदान देकर अगर हम विदेशों से अपने संबंधों को मधुर रख सकते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि आज सुबह प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे से आ गए हैं और अब वो इस फाइल पर फैसला लेंगे। और उसके बाद फिर फाइल चली और ये संदेश आया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी विदेशी घटनाक्रम होगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन पेड़ को तुरंत हटाकर आदमी को बाहर निकाला जाए। तो इस बात को सुन करके तुरंत ही जो माली है वो तुरंत फाइल लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारी फाइल अब पूरी हो गई है। और लेकिन अब तक वो व्यक्ति जो था मर चुका था, उसका हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव थी, उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। तो इस तरह से जब तक सरकार ने अपना फैसला लिया इतने दिनों में, तब तक वो आदमी मर चुका था। संवेदनहीनता, लापरवाही, सुस्ती, कामचोरी से भरी हुई ये कहानी, जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं हंसी का पुट है, लेकिन हमारे देश की वास्तविकता को दिखाने के लिए ये एक कहानी अपने आप में मुकम्मल है। देखिए प्रश्नोत्तर। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए? तो ये संवाद कहानी के शुरू में ही आ गए थे, जब सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का पेड़ गिरा था। तो वहाँ पर जो क्लर्क थे वो आपस में बात कर रहे थे, वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहे थे कि ये जामुन का पेड़ तो अब टूट गया, इसकी जामुनें खूब रसीली होती थी और हमारे बच्चे इसको खूब शौक से खाते थे। इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? संवेदनहीन और स्वार्थी मानसिकता का पता चलता है। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली?
जब माली उसको रात को खिचड़ी खिलाने के लिए जाता है और वो दबा हुआ आदमी एक शेर बोलता है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे मगर खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तब माली जो है बहुत हैरानी के साथ उससे पूछता है कि क्या तुम शायर हो? वो कहता है कि हाँ मैं शायर हूँ। इस तरह से माली चपरासी को चपरासी, क्लर्क को क्लर्क, आगे सुप्रिटेंडेंट को बताता है और ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? उन्होंने कहा कि ये मामला क्योंकि फल और फूलों से संबंधित है, जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए हॉर्टिकल्चर विभाग ही इस बात का फैसला लेगा कि अब क्या किया जाना चाहिए। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाज़ा मिलता है? देखिए, इस पाठ के अंदर व्यापार विभाग के बारे में, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, उसके बाद फिर फॉरेस्ट विभाग, मेडिकल विभाग, इन सब कल्चरल डिपार्टमेंट, इन सब के बारे में चर्चा की गई है और इनके कार्यों के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। तो इस तरह से हमारा पाठ पूरा हो गया है, प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। गूगल क्लास में इसकी वर्कशीट डाल दी जाएगी। आप सबको इसकी वर्कशीट और प्रश्नोत्तर पूरे करके गूगल क्लास में ही सबमिट करने हैं। धन्यवाद।